राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? पहली बात है कि बालू का स्तूप का मतलब है कि जब पवन चलती है, हवा चलती है और उस हवा के द्वारा शुष्क मरुस्थल में मिट्टी का जमाव हो जाता है, मिट्टी का निक्षेपण हो जाता है, तो जो संरचना बनती है, जो निर्मित संरचना होती है, उसको कहते हैं बालू का स्तूप। अब क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो सभी प्रकार जैसे जो बालू का स्तूप है उनके प्रकार हैं बरखान, सीप और तारानुमा, स्रव का पीस। और अगर वैसे तरीके से देखें तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य यानी पवन की दिशा और मिट्टी के जमाव की दिशा को अगर देखें, उस आधार पर अगर बालू का स्तूप को बांटें तो वो होते हैं दो तरीके के। कौन कौन से? तारानुमा और वो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, दो होते, सॉरी, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। यानी जब अनुप्रस्थ कब होते हैं? जब पवन की दिशा और मिट्टी की जो निक्षेपण की दिशा है वो 90 डिग्री के कोण पर हो तो उसे कहते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का उदाहरण सबसे अच्छा बरखान। और मिट्टी की दिशा का मतलब मिट्टी का जो निक्षेपण है उसी दिशा में हो जिस दिशा में पवन चल रही है, तो वो जब रेखा सी बनती है उसको कहते हैं रेखीय। और जिसका सबसे अनुदैर्घ्य कहते हैं, अनुदैर्घ्य या रेखीय, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है सीफ। तो ये हैं बालू का स्तूप के प्रकार। तो अगर पूछा जाए कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं, तो जोधपुर में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे उसका उत्तर करना है। अगर सर्वाधिक पूछता है तो जैसलमेर करना है, और अगर सभी प्रकार के पूछता है तो जोधपुर करना है। अगला क्वेश्चन है कि बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये जो बरखान है बालू का स्तूप के प्रकार का है, एक प्रकार है बरखान। इस बरखान का जो वो टैप है, मतलब बरखान की जो आकृति है वो होती है अर्धचंद्राकार, यानी जिस ओर से पवन आती है उस दिशा में उत्तल ढाल बनता है, जबकि आगे की दिशा में अवतल ढाल बनता है। तो इसकी कैसी आकृति है? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार। जब पवन की दिशा इधर से आती है, ये पवन की क्या है दिशा, तो इधर तो बनेगा उत्तल ढाल, ये उथला हुआ उत्तल ढाल। कैसा है? उत्तल ढाल। और जबकि ये है अवतल ढाल, तो ये बनता है बरखान। ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, शेखावाटी में। और शेखावाटी में अगर देखें तो चूरू में। कहाँ पे? चूरू में। चूरू। और ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं, यानी गति करते हुए चलते जाते हैं। उस गति के कारण ही राजस्थान में मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। मरुस्थलीकरण का जो मार्च हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है बरखान का। तो इसका उत्तर कौन सा? शेखावाटी क्षेत्र। अगला है महिलाओं की बालों की क्लिप जैसे बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अब जो महिलाओं की बालों की क्लिप जैसे हैं वो एक तरह से देख सकते हैं कि बरखान के विपरीत हैं। यानी ये जो बरखान है वो तो था कैसे? बिल्कुल यूँ इधर की साइड में, जब पवन की दिशा ये थी। अब ये होते हैं जो, इनको कहते हैं महिलाओं की बालों की क्लिप जैसे बालू का स्तूप होते हैं, इनको कहते हैं पैराबोलिक। अब ये पैराबोलिक है, यानी, और ये सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? पैराबोलिक। इनमें हवा की दिशा यूँ ही है, लेकिन इस पवन की दिशा की तरफ ही कैसा ढाल बन जाता है? अवतल ढाल। ये कैसा है? अवतल। और ये कैसा है? ये है उत्तल। तो ये है पैराबोलिक, यानी बरखान के विपरीत है। ये कौन सा है? तो ये तो है बरखान, बरखान। और ये है पैराबोलिक, पैराबोलिक। तो ये कैसे हैं? पैराबोलिक। तो महिलाओं की बालों की क्लिप जैसे बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप। अभी जो सीफ है ना, सीफ, ये किसका उदाहरण बताया था अभी थोड़ी देर पहले? अनुदैर्घ्य का। अनुदैर्घ्य का मतलब है जैसे ये, जैसे पवन की दिशा किधर है? इधर। और मिट्टी का निक्षेपण कैसे हुआ है? इस टाइप से। तो ये तो होते हैं अनुप्रस्थ। कैसे? अनुप्रस्थ। 90 डिग्री का कोण बन जाए जब। और जब इधर की साइड में ही पवन चल रही है और इधर की साइड में ही मिट्टी का निक्षेपण होता है, तो एक रेखा सी तैयार होती है। इस तरह से जब मिट्टी का जमाव होता है तो वो होते हैं रेखीय या अनुदैर्घ्य। और अनुदैर्घ्य का सबसे अच्छा उदाहरण है सीफ। अब महिलाओं की बालों की क्लिप जैसे कौन से हैं? तो वो हैं पैराबोलिक। ये देखो, तारानुमा किसे कहते हैं? तारानुमा उसे कहते हैं जब, जैसे मान लो ये
उस जो स्तूप बना है उसकी 4 या 5 से ऐसी भुजाएं बन जाएं, 2 या 3 से अधिक भुजा बन जाएं, यानी तारे जैसा लगे ऊपर से, तो वो होता है तारानुमा। इसमें पवन इधर से भी आ रही है, इधर से भी चल रही है, इधर उधर जब परिवर्तित करती रहती है पवन, तब ये तारानुमा संरचना बनती है। और ये स्रव का पीस है, स्रव का पीस कहते हैं झाड़ियों को, मतलब स्रव किसे कहते हैं? झाड़ियों को। और झाड़ियों के ऊपर, झाड़ियों के बगल में, झाड़ियों के आसपास, यानी छोटी वनस्पति होती है, कटीली वनस्पति होती है, उसके जो आसपास बालू का स्तूप बनते हैं वो होते हैं स्रव का पीस। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि झाड़ियों के पीछे बनने वाले, झाड़ियों के पीछे बनने वाले, झाड़ियों के पीछे, अब झाड़ियों के जो पीछे बालू का स्तूप बनते हैं वो होते हैं कौन से? नेवखा, वो होते हैं नेवखा। नेवखा याद रखना है, झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप या झाड़ियों के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? नेवखा। तो महिलाओं की बालों के क्लिप जैसे बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? पैराबोलिक। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल को 2 भागों में कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा बांटा जाता है? तो मरुस्थल देखो 2 भागों में बांटते हैं, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। यानी ये वर्षा के आधार पर है, तो ये है 25 सेंटीमीटर। जिस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल, वो शुष्क मरुस्थल। और 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है वो होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। यानी 25 से कम होती है वो होता है शुष्क, और 25 से 50 के बीच में होती है, 25 से 50 तो वो होता है सेमी एरिड या अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब ऑप्शन देखो, इसमें 50 सेंटीमीटर ऑप्शन दिया हुआ है। 50 सेंटीमीटर जो ऑप्शन है ये राजस्थान को, मतलब किसको? राजस्थान को पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल में बराबर भागों में क्या करता है? बंटवारा करता है। 50 सेंटीमीटर अरावली पर स्थित है ये, और पूर्वी मैदान में पश्चिमी मरुस्थल को क्या करता है? अलग करता है। ये अरावली, ये मान लो अरावली है, तो अरावली का जो इधर की साइड में जो पूर्वी मैदान है और ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, इसको अलग करता है कौन? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 40 सेंटीमीटर ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती, कौन सी? 40 सेंटीमीटर वर्षा। ये अगर राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने की बात आती है, राजस्थान को 2 बराबर भागों में अगर बांटें तो वो है 40। अगर अरावली पर स्थित है वो है 50। अगर इस मरुस्थल को बांटती है वो है 25। अब एक ऑप्शन है 57.5, ये क्या है? तो ये औसत वार्षिक वर्षा है राजस्थान की। जैसे भारत की औसत वार्षिक वर्षा देखें 125 सेंटीमीटर है, लेकिन राजस्थान की देखें तो वो है 57.5 सेंटीमीटर। अब ये है मरुस्थल को 2 भागों में कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा बांटा जाता है? तो वो है 25 सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर होगा? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, काला भूरा डूंगर किस जिले में स्थित है? तो पहली बात तो यह है कि काला भूरा डूंगर क्या है। अब डूंगर के नाम से आपने सुना होगा मोती डूंगरी, फलानी डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी। तो ये डूंगरी होते हैं, ये होती हैं क्या? पहाड़ियाँ। क्या होती हैं? पहाड़ियाँ। तो ये क्या है? पहाड़ी। अब ये है कहाँ? तो जो लूनी बेसिन पढ़ते हैं ना, लूनी नदी का जो बेसिन है उसको पढ़ते हैं। तो लूनी नदी जो बेसिन है उसके पूरब में कौन सा जिला है? तो उसके जो पूरब में पाली जिला है ना, पाली। तो पाली में ये काला भूरा डूंगर क्या है? स्थित है। तो इसका उत्तर होगा पाली। काला भूरा डूंगर किस जिले में? पाली जिले में। अगला क्वेश्चन है, बाप बोल्डर का निर्माण किस काल में हुआ? ये बाप बोल्डर क्या है? तो जो हिमानी के द्वारा जो कंकड़ और जो भी चीज़ें ऐसी हैं, पत्थर ऐसे अवसाद हैं, उनके द्वारा जो जमा किए गए, जो भी हिमानी के द्वारा जो जमा हुए थे, क्या? कंकड़, पत्थर, अवसाद ऐसे जो जमा हुए, उनसे जो तैयार हुआ था वो था क्या? बाप बोल्डर। अब ये बाप बोल्डर जो किले है ये है कहाँ? तो पहले जोधपुर में पड़ते थे, अब ये है कहाँ पे? फलौदी में। अब ये कहाँ है? फलौदी में। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बाप बोल्डर का निर्माण किस काल में हुआ है? तो इस जो काल था, जब हम भूवैज्ञानिक काल मापक्रम पढ़ते हैं तो उसमें जो परमो कार्बोनिफेरस काल पढ़ते हैं, उस काल में क्या हुआ? बाप बोल्डर का निर्माण हुआ था।
ये जो प्री कैम्ब्रियन है, तो प्री कैम्ब्रियन में किसका निर्माण हुआ? अरावली का। आपसे पूछा जाता है कि अरावली का निर्माण किस युग में हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन में। ये जो जुरासिक काल है इसमें क्या है? तो आकलवुड फॉसिल पार्क है। आकलवुड फॉसिल पार्क, जीवाश्म उद्यान है, जो कि कहाँ है? ये आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है। कहाँ पे? जैसलमेर में। उस जैसलमेर में है। और जैसलमेर में क्या है? आकलवुड फॉसिल पार्क। उसका निर्माण जुरासिक काल में हुआ था। ये जो टर्शियरी प्लेस्टोसीन काल है, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था मरुस्थल का निर्माण। जो थार का मरुस्थल है ना, उसका निर्माण किस काल में हुआ? टर्शियरी प्लेस्टोसीन काल में। एक बात और देखें, प्लेस्टोसीन काल में किसका निर्माण हुआ? तो पूर्वी मैदान है, जो अरावली के पूर्व में है, पूर्वी मैदान। इस पूर्वी मैदान का निर्माण भी कब हुआ था? प्लेस्टोसीन काल में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, धोरे व दरियन राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? तो पहली बात तो धोरे व दरियन कहते किसे हैं? तो राजस्थान में जब पाएंगे, जब पहले आपको धोरे व दरियन पता होगा। तो धोरे पश्चिमी राजस्थान में जो बालू का स्तूप है, और वो बालू का स्तूप कैसे हैं? लहरदार। कैसे स्तूप? लहरदार। ये जो लहरदार बालू का स्तूप होते हैं ना, इनको कहते हैं धोरे। क्या? धोरे। और दरियन किसे कहते हैं? जैसे बरखान है ना, बरखान कैसा है? गतिशील। तो गतिशील या स्थान, जो एक बार यहाँ बन गए, फिर हवा चली और हवा के बाद यहाँ पहुँच जाते हैं, हवा और चली यहाँ पहुँच गए, ये क्या है? गतिशील। और जो गतिशील बालू का स्तूप हैं, गतिशील को क्या कहते हैं? गतिशील या स्थानांतरित को कहते हैं धरियन। क्या? धरियन। और जो लहरदार हैं उनको क्या कहते हैं? दोहरे। तो लहरदार को दोहरे कहते हैं और गतिशील को धरियन। अब कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जैसलमेर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसलमेर। अगला है, अरावली में सर्वाधिक दर्रे किस जिले में पाए जाते हैं? अब आती है अरावली, और अरावली में पड़ते हैं दर्रे। दर्रे क्या होते हैं? जो पर्वत के नीचे घाटी में तंग रास्ते होते हैं, उनको कहते हैं, या पर्वतों के मध्य में भी होते हैं, क्या कहते हैं? नाल या दर्रे कहते हैं। अब अरावली में सर्वाधिक दर्रे किस जिले में? तो राजसमंद में। आपने पढ़ा होगा सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, और कमली, गोमती, पगल्या। कौन सी? गोमती किधर है? हाँ, तो सोमेश्वर, हाथीगुड़ा कमली या खामली भी कहते हैं इसको, गोमती और पगल्या को कहते हैं झीलवा भी कहते हैं। झीलवाड़ा राजसमंद में जगह है झीलवाड़ा, जहाँ पर किसकी मृत्यु हुई थी? महाराणा मोकल की। झीलवाड़ा में महाराणा मोकल की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? चाचा मेरा महपा पवार के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, अहमद शाह के आक्रमण के समय। वही झीलवाड़ा स्थान राजसमंद में। तो राजसमंद में सबसे ज़्यादा दर्रे पाए जाते हैं। उदयपुर में कौन कौन से हैं? तो ढेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, हाथी नाल। कौन सी? वहाँ पे हाथीगुड़ा थी राजसमंद में। यहाँ पर कौन सी है? ढेबर, केवड़ा, फुलवारी और हाथी। ये कहाँ है? उदयपुर में। ब्यावर में कौन से हैं? तो ब्यावर में हैं परवारिया, सुरा और बर दर्रा भी कहाँ है? ब्यावर में। अगला क्वेश्चन देखें, बोराट का पठार, मिलान कीजिए। तो बोराट का पठार कहाँ है? गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच। सही है, बिल्कुल। तो यह क्या है? सही है। बोहमट का पठार कहाँ है? तो बोहमट का पठार है उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में। लसाड़िया का पठार कहाँ है? पहले पढ़ते थे उदयपुर और प्रतापगढ़ में, अब लसाड़िया का पठार पढ़ते हैं सरुम्बर और प्रतापगढ़ में। कांकनवाड़ी क्रांस का पठार कहाँ है? जिसमें दारा सिकोह को बंद कर दिया गया था। कांकनवाड़ी महल कहाँ है? अलवर में। तो ये पठार भी कहाँ होगा? अलवर सरिस्का में। तो ये सही है, ये सही है। 2 बी और सी को आपस में मिला देना है। अगला है, पर्वतपदीय भागों पर अपरदित पहाड़ी या क्षेत्र को क्या कहते हैं?
देखिए जैसे मान लो ये पर्वत है, अब पर्वत से जब पानी बहता है, अब पानी या हवा चलती है, किसी भी कारण से जब ये क्षेत्र कोई भी पर्वत के पद में यानी नीचे का जो क्षेत्र है ये क्या हो जाता है, अपर्दित। और इस अपर्दित भाग को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं इसको पीडमांट। क्या कहते हैं, पीडमांट। और पीडमांट का सबसे अच्छा उदाहरण आप देखें तो कहाँ है, जो राजसमंद है ना, राजसमंद, राजसमंद का जो देवगढ़ है, उस देवगढ़ में पीडमांट है। क्या है, पीडमांट। गिरवा कैसे कहते हैं, तो पर्वतों की मेखला को क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। पर्वतों की मेखला को, पर्वतों की मेखला को क्या कहते हैं, पर्वतों की मेखला को गिरवा कहते हैं। देशहरों कैसे कहते हैं, कि जो उदयपुर में पहाड़ियाँ हैं कौन सी, जरगा, जरगा, जरगा और रागा, जरगा और रागा। इन जरगा और रागा के बीच में जो क्या है, हरा भरा क्षेत्र है ना, हरा भरा क्षेत्र, हरे भरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, देशहरों कहते हैं। अगला है बालसन। तो बालसन किसे कहते हैं, पर्वत मरुस्थलीय भाग में पर्वत के बीच में, पर्वतों के बीच में जो जलवेशन होता है ना, जैसे जल है और ये पर्वत है, तो इसके बीच जलवेशन, इसको क्या कहते हैं, बालसन। इसका उदाहरण कौन सा है सबसे अच्छा बालसन का, तो बालसन का अगर उदाहरण देखें तो वो है सांभर, सांभर जी। ये किसका है, बालसन का। बात समझ में आई कि पर्वत पर ये भागों पर अपर्दित पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं, पीडमांट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जिसने 5 भागों में विभाजित किया, जिसमें से राजस्थान को अगर देखें तो 4 ही भाग आते हैं, जिसमें कौन कौन से, BWHW, BSHW, AW, CWG। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो उसकी वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसमें पूछा है कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो वो है BSHW। अब BSHW का नाम क्या है, तो ये वही है जैसे शुष्क मरुस्थल और इस अरावली के बीच में जो हिस्सा है, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब वहाँ पे कैसे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, स्टेपी, स्टेपी कहते हैं। जैसे जहाँ पे लूनी नदी बहती है, जहाँ पर घग्गर नदी बहती है, और जहाँ पर नागौर है, बीच में ये नागौर है, ये शेखावाटी क्षेत्र है, चूरू, सीकर, झुंझुनू। जैसे ये मानो राजस्थान है, और इसमें इस क्षेत्र में BSHW, ये लूनी बेसिन है, ये घग्गर बेसिन है, और ये शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, नागौर, ये जो क्षेत्र है ये क्या है, BSHW, और सबसे बड़ा भी है। और ये जो हाड़ौती है, ये हाड़ौती, और यहाँ पे बागड़ के क्षेत्र और एक माउंट आबू, ये तीनों हिस्से ये किस में, ये हैं AW में। और ये जो बचा हुआ भाग है ये क्या है, BWHW, BWHW। अब BWHW हो गया, BSHW हो गया, AW। अभी जो खाली स्थान दिख रहा है, ये खाली स्थान क्या है, ये है CWG, जिसमें ये राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, ये जो क्षेत्र है क्या है, CWG में। इधर की साइड में ये जैसलमेर, बीकानेर, चूरू क्या है, BWHW में। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, और इधर जो ये CWG इसके बीच में जो क्षेत्र है वो क्या है, BSHW है, जिसमें कौन कौन से जिले हैं, लूनी बेसिन, नागौर, शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, घग्गर बेसिन, गंगानगर, अनूपगढ़, ये सब जो बचे हुए हैं, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू को छोड़कर जो सभी जिले BSHW। नीचे के जो ये लटके हुए हैं हाड़ौती और बागड़, ये कौन से में, AW में, जिसको कहते हैं अति आर्द्र जलवायु, जहाँ पे सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सवाना प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे वनस्पति घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, भयंकर वनस्पति पाई जाती है। इसमें माउंट आबू को भी सम्मिलित किया जा सकता है। BWHW शुष्क मरुस्थल है, तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, कटेली, कैसी, कटेली। और न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि न्यूनतम वर्षा होती है यहाँ पे, शुष्क मरुस्थलीय तुल्य है। कृषि उत्पादन किसमें पाया जाता है, जो बनास का जो मैदान है ना, ये बचा हुआ है, डॉट डॉट डॉट, ये मैदान है CWG में। सबसे ज़्यादा मैदान, सबसे ज़्यादा वनस्पति वो कृषि उत्पादन कहाँ पाया जाता है, CWG में। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी की दाईं ओर से आने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है। यानी जैसे मानो लूनी नदी कहाँ से निकल रही है, तो अजमेर की नाग पहाड़ी से निकल रही है, ये अजमेर से चलती है नाग पहाड़ी से। अब इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये इधर से जा रही हैं। पहली है गोहिया, फिर दूसरी बांडी, ये इसमें मिल रही है बांडी, तीसरी है सूकड़ी, फिर ऊपर से आ रही है एक जोजड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, फिर जवाई, फिर खारी, और फिर सागी, ऐसे मिल रही है। ये है लूनी नदी, अजमेर की नाग पहाड़ी से निकल रही है। इसमें पूछा है कि दाईं ओर से सहायक नदी, तो दाईं ओर से कौन सी आ रही है, जोजड़ी। सीधे से क्वेश्चन है। जोजड़ी पर एक जोधपुर में बांध बना हुआ है, जिसको जसवंत सागर बांध कहते हैं। कौन सा, जसवंत सागर,
कौन सा बांध कहते हैं? जसवंत सागर, जसवंत सागर, या पिचियाक बांध भी कहते हैं। पिचियाक किस नदी पर है? जोजड़ी नदी पर है पिचियाक बांध। बांडी नदी कैसी है? तो बांडी में क्या रंगाई छपाई उद्योग को पानी जाता है बांडी में, तो उसको कहते हैं रासायनिक नदी। कौन सी? रासायनिक। किसको? बांडी को। और देखिए खारी नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की भी है, बनास की भी है। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? खारी। और जो सांभर झील में जो नदी गिरती हैं, सांभर में कितनी नदी गिरती हैं? 5। सांभर में कितनी गिरती है? 5। और 5 में से एक कौन सी है नागौर से आने वाली? खारी। ये देखिए मान लो ये क्या है? सांभर झील है। ये है सांभर, इधर देखिए सांभर झील। ये मान लो सांभर झील है, और जिसमें इस जयपुर से आती है कौन सी? मेंथा। और ऊपर से आती है खंडेला, इधर नागौर से आती है खारी, और नीचे से आती है रूपनगढ़, और नावा से आती है कौन सी? तुरतमती। इधर से कौन सी? मेंथा, मनोहरपुरा से। ऊपर से आती है खंडेलाई पहाड़ी से खंडेला, खंडेला, और इधर से आती है खारी, और यहाँ से नावा से आती है तुरतमती। कौन सी आती है? तुरतमती। यहाँ लिख देता हूँ तुरतमती। और नीचे से आती है रूपनगढ़, रूपनगढ़। ये नदियाँ 5 नदियाँ सांभर झील में गिरती हैं, तो उनमें भी एक खारी आती है। अगला है जवाई बांध में, इधर उसका उत्तर पता है, जोजड़ी है ना। जवाई बांध में जलस्तर घटने पर पानी की आपूर्ति किस सुरंग से की जाती है? तो जवाई बांध, पहली बात तो जवाई बांध है क्या? तो ये जवाई बांध कहाँ है? पाली में। पाली के किस गांव में? सुमेरपुर गांव में। पाली के सुमेरपुर गांव में। कौन सी नदी पर? जो लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई। तो जवाई नदी पर सुमेरपुर गांव में, सुमेरपुर पाली में एक गांव है, वहाँ पर क्या है? ये जवाई बांध है। अब जवाई बांध की जब जलापूर्ति किस किस जिले को जलापूर्ति करता है? तो ये पाली, जोधपुर, सिरोही और जालौर को। पाली को, जोधपुर को, जालौर को और सिरोही को, 4 जिलों को जलापूर्ति करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं। अब जब इसमें जल स्तर घट जाता है तो जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी जो कहाँ से निकलती है? उदयपुर की पथरौड़ा की पहाड़ी से निकलती है, उदयपुर की पथरौड़ा की पहाड़ी से। कौन सी? साबरमती। उस साबरमती की जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी? सेई, जो सेई सहायक नदियाँ हैं उससे क्या निकाली जा रही है? सेई जल सुरंग, सेई सुरंग, जो राजस्थान की पहली जल सुरंग है, जो उदयपुर से कहाँ आती है? पाली के लिए। उस सेई सुरंग से जल स्तर घटने पर पानी की आपूर्ति की जाती है, सेई सुरंग से। एक मानसी बाकल जल सुरंग है जो कि साबरमती की सहायक नदी कौन सी? मानसी और बाकल। सहायक नदी कौन कौन सी हैं साबरमती की? तो पहली है बैतरक। तो आपको साबरमती की जो सहायक नदी है वो हैं बैतरक, सेई, हथमती, मेसवा, मानसी और बाकल, और एक और है माँ से माजम। तो वैसे हमें मावा चाहिए, ये ट्रिक है किसकी? इसकी, साबरमती की। तो साबरमती में 2 नदी हैं, सेई से सेई सुरंग निकल रही है, और मानसी बाकल से कौन सी? मानसी बाकल सुरंग। ये सेई सुरंग राजस्थान की फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो सेई सुरंग से इसकी आपूर्ति की जाती है, सेई सुरंग से। अगला है गलत युग्म को छांटिए। माही मेहंद झील, हाँ तो माही नदी कहाँ से निकलती है? मेहंद झील से। साबरमती कहाँ से निकलती है? अभी बताया पथरौड़ा की पहाड़ी जयसमंद झील के पास उदयपुर में, वहाँ से निकलती है। पश्चिमी बनास कहाँ निकलती है? तो सिरोही में एक गांव है नया सोनवरा, वहीं से निकलती है। तीनों युग्म सही हैं। लूनी नदी अभी बताया है कि अजमेर में नाग पहाड़ी है, वहाँ से लूनी नदी निकलती है। तो जनापाप पहाड़ी लिखी हुई है एमपी में, ये गलत है, क्योंकि जनापाप पहाड़ी जो एमपी में है वहाँ से निकलती है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल। जनापाप पहाड़ी से कौन सी निकलती है? चंबल। और लूनी कहाँ से निकलती है? तो नाग की पहाड़ी से। नाग पहाड़ी अजमेर से। नाग पहाड़ी कहाँ है? तो नाग पहाड़ी है अजमेर, वहाँ से कौन सी निकलती है? लूनी। अगला है बनास नदी की दाएं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो बनास नदी की दाएं ओर से, पहले तो बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी अभी बताई थी खारी नदी है। जो खारी है ये सबसे लंबी है सहायक नदी, बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। लेकिन अगर पूछे दाईं ओर से, तो दाएं ओर से जो सबसे बड़ी है, यानी इधर से ये बनास नदी जा रही है। अब बनास नदी की जो दाएं ओर से, इधर से जो सहायक नदी है वो है बेड़च। कौन सी है? बेड़च।
इधर ये बेड़च, जो बना ये बेड़च वही है जिसके गंभीर और बेड़च नदियाँ आपस में मिलती हैं ना, उस गंभीर और बेड़च पर कौन सा किला बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है। वही बेड़च नदी कहाँ ये मिलती है, किससे? बनास से। तो ये और बनास बेड़च मैनाल कहाँ पर मिलती हैं? तो बनास बेड़च मैनाल मिलती हैं कहाँ? ये बेड़च वही है आयड़ नदी। आयड़ जब ये उदय सागर झील में गिर जाती है उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है बेड़च नदी, है ना। जैसे इधर से आई आयड़, इधर से आ रही है आयड़, ये गिर गई उदय सागर में और अब बन गई क्या? बेड़च। ये वही बेड़च है। जब बनास खारी और डाई और बनास बेड़च मैनाल, तो बनास बेड़च मैनाल कहाँ मिलती हैं? तो बनास बेड़च मैनाल तो मिलती हैं कहाँ पे? बेगोद भीलवाड़ा में। बेगोद भीलवाड़ा त्रिवेणी संगम है बनास बेड़च मैनाल। और बनास खारी डाई, ये खारी और डाई, बनास मतलब खारी और डाई एक साथ कहाँ मिलती हैं? जो टोंक में एक जगह है राजमहल, राजमहल टोंक, राजमहल टोंक में खारी डाई और बनास मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट, पहले देखें राजस्थान का सब मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो पांचना बांध है। अगर देखें राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा है? तो बीसलपुर है, जो कि टोंक में आता है। अगर पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जाखम बांध है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो माही बजाज सागर। तो बीसलपुर कहाँ है? टोंक में। जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ में। पांचना बांध कहाँ है? करौली में। माही बजाज सागर बांध कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो ये हुआ क्वेश्चन 16। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, सांभर झील में कितनी नदियां जाकर गिरती हैं? अभी बताया था कि सांभर झील में, ये सांभर झील है जिसमें 5 बगल से क्या आती हैं? नदियां। इधर से आती है मेंथा, ऊपर से आती है खंडेला, इधर से आती है खारी और नीचे से यहाँ से आती है तुरतमती और नीचे यहाँ से आती है रूपनगढ़। ये 5 नदियाँ कितनी कहाँ आती हैं? सांभर में। तो 5 नदियाँ किस में आती हैं? सांभर में। अगला है, विश्व की पहली पक्की नहर कौन सी है? यानी विश्व की, एक तो विश्व की है पहली। अब देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो राजस्थान की, तो राजस्थान की ऐसी कौन सी नहर है जो विश्व की पहली पक्की है? जिस अब तक की विश्व में कोई पक्की नहर ही नहीं बनी थी, वो है गंग नहर। अब गंग नहर को किसने बनवाया था? तो महाराजा गंगा सिंह को, गंगा सिंह ने बनवाया, महाराजा गंगा सिंह ने। गंगा सिंह को और क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। कि जैसे भागीरथ ने स्वर्ग से गंगा बुलाई थी, ऐसे ही राजस्थान में गंगा किसने बुलाई थी? महाराजा गंगा सिंह ने। तो क्या है ये? भागीरथ हैं। कौन? महाराजा गंगा सिंह। कब बनाई थी ये? तो ये बनाई थी 1922 से 27 तक, 1922 से 27 तक। किस नदी पर है? तो ये है सतलज नदी पर, सतलज। अब आपने देख इंदिरा गांधी नहर पढ़ रहे हैं, तो इंदिरा गांधी नहर भी साथ में देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर, पहले इसका नाम क्या था? राजस्थान नहर। अब राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर कब किया? जब इंदिरा गांधी जी खत्म हो गई। तो इंदिरा गांधी 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 31 मार्च। इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन कब हुआ? 31 मार्च 58 को। किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गोविंद वल्लभ पंत ने। किसने? गोविंद वल्लभ पंत। आपको याद होगा, रिवीजन कर सकते हैं, गोविंद वल्लभ पंत। और इन्होंने इसको क्या कहा था? मरु गंगा। क्या कहा था? मरु गंगा कहा था। मरु किसने? गोविंद वल्लभ पंत ने। किसको? इंदिरा गांधी नहर को। इसके इंजीनियर कौन थे? कंवर सेन थे। इंजीनियर कौन थे? कंवर सेन। और कहाँ से निकाली जा रही है? जो सतलज और ब्यास नदी हैं, सतलज और ब्यास का जो मिलन स्थल है हरी के बैराज। और हरी के बैराज से कौन सी नदी, ये क्या आ रही है? कौन सी नहर आ रही है? IGNP आ रही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP। और इसका निर्माण कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में हुआ था। ये है IGNP। और जो तीसरी दिख रही है नर्मदा नहर, तो आपको पता है नर्मदा नहर कि नर्मदा नदी पर गुजरात में एक बांध है, सरदार सरोवर बांध। और सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली जा रही है राजस्थान के लिए, जालौर, अब तो खैर सांचौर, पहले जालौर पढ़ते थे, अब सांचौर और बाड़मेर। तो सांचौर और बाड़मेर के लिए ये सीलू गांव है ना राजस्थान के, यहाँ पे सांचौर का गांव है सीलू। इस सीलू गांव से प्रवेश करती है नर्मदा नहर। इस पर फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। ये कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। इससे कौन सी नहर निकालेगी? नर्मदा नहर, राजस्थान की ओर। एक है नहर राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। तो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, नोहर नहर, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 में हुई थी। कब हुई थी? 2002 में। इसमें क्या किया था? रावी, जो रावी और ब्यास नदी है ना, रावी
और ब्यास, उनका अतिरिक्त पानी इसमें छोड़ दिया जाता है। अब इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ को देख सकते हैं और चूरू को, ये 2 लाभान्वित जिले हैं। अब इसमें सहयोग कौन कर रहा है? तो सहयोग कर रहा है यूरोपियन नाबार्ड यूनियन कर रहा है, यूरोपियन यूनियन और नाबार्ड जो भारत की एक संस्था है, नाबार्ड वो कर रहा है। देखिए लिखने पर ध्यान मत दीजिए, आप तो सुनने पर ध्यान दीजिए, है ना। और नर्मदा से लिफ्ट नहर भी निकली है, कौन कौन सी? सांचौर, तो सांचौर में जा रही है, भादरेड़ा सांचौर में जा रही है, पनोरिया बाड़मेर में जा रही है। जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचता तो पानी को पहुंचाने के लिए जो प्रयोग में तकनीक ली जाती है वो होती है लिफ्ट। एक तरह से मान सकते हैं आप, जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, ऊंची ऊंची मंजिलों पर चढ़ते हैं, तो किसके सहारे से चढ़ते हैं? लिफ्ट के। तो लिफ्ट से ही क्या पहुंचाया जाता है? पानी। तो नर्मदा नहर में कौन कौन सी लिफ्ट हैं? सांचौर, भादरेड़ा, पनोरिया। इंदिरा गांधी में कौन कौन सी हैं? तो कंवरसेन, कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल, तेजाजी, करनी, जम्मेश्वर, जाम्भोजी, ये जो और जयनारायण व्यास के नाम से जो 7 लिफ्टें हैं, चौधरी कुंभाराम, कंवरसेन, पन्नालाल बारूपाल, तेजाजी, करनी सिंह, जम्मेश्वर, जयनारायण। और सभी जो लिफ्टें हैं बाईं ओर स्थित हैं, क्योंकि बाईं ओर की भूमि क्या है? उच्च है। और उसको वित्तीय सहायता कौन कर रहा है? तो विश्व बैंक कर रही है, IGNP के लिए। किसने की थी? विश्व बैंक ने। कितनी शाखाएं बनाई हैं इसमें? 9 शाखाएं बनाई हैं। और सभी इसमें से एक शाखा कितनी दाईं ओर है? जो IGNP की शाखाएं हैं उनमें से सभी शाखा किसकी ओर है? दाईं ओर है। लेकिन एक शाखा